मेरी मदद करिए। मेरे को ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ये जो चैप्टर 4 है क्लास 6 का, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ भैया। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर मटेरियल्स को सॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ती क्यों है। भैया प्लीज़ बताइए, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो मटेरियल्स को सॉर्ट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सोचो, जैसे तुम्हारा स्कूल है, जब तुम सब बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए जाते हो तो क्या सब बच्चे एक ही क्लास के अंदर बैठते हो? नहीं भैया, सब बच्चे अलग अलग क्लास के अंदर बैठते हैं। हाँ, जैसे तुम्हारे स्कूल के अंदर क्लास 6 के बच्चे 6 क्लास में बैठते हैं, 7th के 7th में, 5th के 5th में, इसी तरीके से जो हमारे मटेरियल्स होते हैं इनको भी अलग अलग ग्रुप में करा गया है साइंटिफिकली। ठीक है भैया, प्लीज़ मेरे को ये चैप्टर समझा दीजिए। मैं अभी आपकी वीडियो को लाइक करता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देता हूँ। बाद में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूंगा। भैया प्लीज़ समझा दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को समझने वाले हैं। आखिर हमें मटेरियल्स को सॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ती क्यों है और हम लोग इनको सॉर्ट करते कैसे हैं। साइंटिफिकली अगर हम लोग इन मटेरियल्स को सॉर्ट करते हैं, मतलब इनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डालते हैं, तो उनको सॉर्ट करने का रीज़न कुछ ना कुछ साइंटिफिक होगा, या तो उनका मटेरियल या फिर वो किस चीज़ से बने हुए हैं उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। जैसे कि सोचो, जो तुम्हारी पेंसिल है और जो तुम्हारी चेयर है, वो दोनों चीज़ें किस चीज़ की बनी हुई हैं? दोनों ही चीज़ें लकड़ी की बनी हुई हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ सेम मटेरियल की बनी हुई हैं, तो साइंटिफिकली हम लोग इन्हें एक ही कैटेगरी में मानेंगे, बिकॉज द बोथ ऑफ देम आर मेड ऑफ वुड। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग जज करते हैं किसी भी मटेरियल को। सबसे पहले हम लोग उसके अपीयरेंस पे, मतलब वो दिखता कैसा है। तो मेटल्स को हम लोग डिसाइड कर सकते हैं उनके अपीयरेंस से। अगर कोई मटेरियल है जो लस्ट्रस है, लस्टर मतलब कि चमकदार, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये तो ऐसा लग रहा है हमें कि ये कोई ना कोई ज़रूर मेटल होगा। और अगर कोई मटेरियल ऐसा है जो डल सा है, जो चमकदार नहीं है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये हमें नॉन मेटल लग रहा है। नॉन मेटल मतलब कि ये मेटल नहीं है। तो जो लस्ट्रस मटेरियल होते हैं, जो चमकने वाले मटेरियल होते हैं, उन्हें हम लोग मेटल्स के अंदर मानते हैं ज़्यादातर। और मेटल्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं? कॉपर, गोल्ड, आयरन, एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो जो मेटल होता है वो अपना लस्टर कुछ टाइम के अंदर, जो उसकी चमक होती है, वो कुछ टाइम के अंदर खो देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एयर प्रेजेंट होती है वो रिएक्ट करती है आपके मेटल के साथ। अच्छा, रिएक्ट कैसे करती है? ये सारे रिएक्शन वाली चीज़ें हम लोग बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या आपके घर पे कोई ऐसी आयरन की चीज़ है जो पहले बहुत ज़्यादा चमका करती थी, लेकिन अब उसके ऊपर जंग लग गई है, कुछ ऑरेंजिश चीज़ लग गई है? वो क्या चीज़ है? वो रस्ट है, और उस रस्ट की वजह से उसकी शाइन थोड़ी ख़राब हो गई है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमें समझ में आई कि अगर कोई चीज़ चमक रही है तो मतलब क्या? वो मेटल है। और अगर कोई चीज़ डल है और वो शाइन नहीं कर रही तो वो नॉन मेटल है। इसी के साथ जो दूसरी चीज़ होती है जिससे हम लोग देख पाते हैं, किसी भी मटेरियल को जज कर पाते हैं, वो होती है उसकी हार्डनेस, कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो मटेरियल बहुत ही आसानी से कंप्रेस, मतलब दबा दिए जाएं और बहुत ही आसानी से उनके ऊपर स्क्रैच पड़ जाए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्ट। और वो वाले मटेरियल जिनके ऊपर स्क्रैच बहुत मुश्किल से पड़ते हैं और उनको मोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ड मटेरियल्स। सॉफ्ट मटेरियल्स कौन से होते हैं? जिनके ऊपर स्क्रैच जल्दी पड़ जाते हैं, जिनको हम लोग मोड़ भी बहुत जल्दी लेते हैं, तोड़ भी बहुत जल्दी लेते हैं। लेकिन वो वाले मटेरियल जो बहुत मुश्किल से मुड़ते हैं या फिर उनके ऊपर बहुत कम स्क्रैचेस लगते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं हार्ड मटेरियल। और दूसरी चीज़ होती है किसी भी मटेरियल को और क्लासिफाई करने के लिए, वो होती है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। ये सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल क्या चीज़ होती है? अगर मैं आपको एक ग्लास दूं और उस ग्लास के अंदर चीनी डाल दूं, चीनी को डालने के बाद आपको बोलूं कि आपको इस चीनी को घुमाना है इस ग्लास के अंदर, तो आप जब उस चीनी को थोड़ी देर के लिए घुमाएंगे तो क्या वो चीनी उस पानी के ग्लास के अंदर घुल जाएगी?
बिल्कुल घुल जाएगी। तो जो हमारी शुगर थी वो क्या थी, एक सॉल्यूबल मटेरियल थी, मतलब वो डिज़ोल्व हो रही थी। और यहीं पर हमने सॉल्यूबल मटेरियल का एग्जांपल देख लिया। लेकिन अगर हम लोग ऐसा करें कि कुछ पत्थर उठा लें और उन पत्थरों को पानी के अंदर डालें, पानी के अंदर डालने के बाद एक ग्लास के अंदर जो हमने पानी लिया था उसी के अंदर दूसरे ग्लास के अंदर हम लेते हैं, दूसरा ग्लास लेते हैं और उसके अंदर थोड़े से पत्थर डालते हैं। एक ग्लास में हमने शुगर ऐड करी थी और उसको मिलाया था तो वो डिज़ोल्व हो गई थी। एक ग्लास के अंदर हमने क्या लिया है, पत्थर लिए हैं और उसको डाला है, तो हम लोग ये देखेंगे कि पानी के अंदर वो डिज़ोल्व नहीं हो रहे। आप कितना भी घुमाएंगे वो नहीं डिज़ोल्व होंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे स्टोन्स थे दे आर इनसॉल्यूबल, मतलब वो पानी के अंदर नहीं घुलते। मटेरियल्स दैट कैनॉट बी डिज़ोल्व्ड इन वाटर आर नोन एज इनसॉल्यूबल मटेरियल्स। मटेरियल्स दैट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन वाटर आर नोन एज सॉल्यूबल मटेरियल्स। तो इसका ध्यान ज़रूर रखें स्टूडेंट्स। इसी के साथ तो स्टूडेंट्स आपने बहुत जगह एक चीज़ तो सुनी होगी कि जो हमारी सॉलिड जैसे चीनी हो गई, नमक हो गई, ये तो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ लिक्विड्स भी ऐसे होते हैं जो डिज़ोल्व आसानी से नहीं होते। लिक्विड सर, मतलब पानी के अंदर अगर पानी को मिलाया तो वो मिलेगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, लिक्विड सिर्फ पानी ही तो नहीं है, लिक्विड तो और भी चीज़ें होती हैं। जैसे क्या, लेमन का जूस हो गया, ऑयल हो गया, तेल हो गया जो आपके घर पे, और भी बहुत सारी लिक्विड से बनी हुई चीज़ें होती हैं। अरे हाँ, सही बात है, पानी ही तो नहीं होता लिक्विड। तो ठीक है, अगर हम लोग लेमन जूस मतलब नींबू का जो रस होता है, नींबू का जो जूस होता है, उसको लेकर पानी के अंदर डिज़ोल्व करें तो वो आसानी से उसके अंदर घुल जाता है। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग पानी के अंदर तेल को डिज़ोल्व करने की कोशिश करें, ऑयल को डिज़ोल्व करने की कोशिश करें, तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। बस आपकी मम्मी आपको ना मारे, एक गिलास पानी लेना, उसके अंदर 1 चम्मच तेल डालना और उसको मिलाने की कोशिश करना। वो जो ऑयल है वो कभी भी पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा, बल्कि वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। तो ऐसा भी होता है कि कुछ लिक्विड्स ऐसे भी होते हैं जो डिज़ोल्व होते हैं, जो सॉल्यूबल होते हैं और लिक्विड्स के साथ, और इनसॉल्यूबल भी होते हैं कुछ लिक्विड्स। तो यहाँ पर एक और चीज़ है जिससे हम जज करते हैं। चौथी चीज़ जो होती है वो होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो या तो फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा पानी के अंदर। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं दीज ऑब्जेक्ट्स कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिंक मतलब पानी के अंदर डूब जाते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, दीज ऑब्जेक्ट्स सिंक इन वाटर। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमने कोई लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसको पानी के अंदर डाला, तो वो पानी के ऊपर तैरेगा, पानी के अंदर नहीं रहेगा, पानी के ऊपर तैरेगा। लेकिन यहीं पर अगर हमने एक कॉइन लिया, एक सिक्का लिया और उसको एक पानी के ग्लास के अंदर डाला, तो वो नीचे चले जाएगा। तो क्या हो रहा है, जो हमारा लकड़ी का टुकड़ा था इट वॉज फ्लोटिंग, और जो हमारा कॉइन था दैट सिंक इन दैट वाटर। इसी के साथ ट्रांसपेरेंसी भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे हम मटेरियल को जज करते हैं। यह है 5th पॉइंट। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं आर पार, जैसे आपका कांच का ग्लास हो गया, जिनसे हम इस साइड से दूसरी साइड भी देख सकते हैं, उन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। और जिन चीज़ों से, जैसे आपने देखा होगा, हमें पार्शली मतलब थोड़ा बहुत दिखता है, जैसे कुछ बॉटल्स होती है जिनके ऊपर पैटर्न बना होता है, डिज़ाइन बनी हुई होती है, मतलब आप अगर कोई चीज़ देखने की कोशिश करो तो उनसे क्लियरली नहीं दिखती क्योंकि उनके ऊपर वो डिज़ाइन बनी हुई होती है। तो वो वाले ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाते हैं हमारे, उनको बोलते हैं हम लोग ट्रांसल्यूसेंट। और एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे कुछ भी नहीं देखा जा सकता, उन्हें हम लोग बोलते हैं ओपेक। तो यहाँ पर देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल फ्रॉम विच वी कैन ईजिली सी थ्रू। वो वाले ऑब्जेक्ट्स जिनसे हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिनसे हम आसानी से कोई भी चीज़ देख पा रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम विच वी कैन ओनली पार्शली सी थ्रू आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। मतलब वो वाले ऑब्जेक्ट जिनसे हम लोग पार्शली मतलब थोड़ा बहुत ही देख सकते हैं, उनको हम लोग ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। थर्ड है ओपेक। ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच वी कैनॉट सी थ्रू एनीथिंग आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। मतलब वो वाली चीज़ें जिनसे हम कुछ भी नहीं देख सकते।
जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने क्या ले लिया, आपने ले लिया मेटल, मतलब कोई एक मेटल का गेट है बड़ा सा, तो क्या आप उसके आर पार चीज़ें देख सकते हो? नहीं देख सकते। कोई एक वुड का डोर है, उसके आर पार भी नहीं देख सकते। लेकिन आपका जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक ग्लास हो गया या फिर पानी हो गया, उससे आप क्लियरली देख सकते हो। मतलब आप अगर ग्लास को देखोगे, अगर आपके शीशा लगा होगा कोई आसपास, विंडो होगी जैसे कार की, तो आप बाहर की चीज़ें भी देख सकते हो। तो वो क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसल्यूसेंट वो होते हैं जिनसे आप थोड़ा बहुत ही बाहर की चीज़ें देख सकते हो। तो यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक क्वेश्चन था जिसका आप लोगों को आंसर का इंतज़ार होगा। वो ये था कि आखिर इन सब ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है जिससे कि हम लोग इन्हें आसानी से कहीं पर भी रख सकें। मान लो कोई चीज़ सॉफ्ट है, मतलब कोई चीज़ आसानी से टूट जाती है, तो हम लोग उसे एक अलग कैटेगरी में रखेंगे कि ये चीज़ को सावधानी से हमें हैंडल करना है। कोई चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, तो हम लोग उसे अलग कैटेगरी में रखेंगे। इसी के साथ अगर कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट है, मतलब किसी की चीज़ के आर पार देख सकते हैं, तो उसे हम लोग अलग कैटेगरी के अंदर रखेंगे। और अगर कोई चीज़ शाइन करने वाली है, कोई चीज़ चमकती है, बहुत सुंदर लगती है देखने में, तो हम लोग उसे अलग कैटेगरी में रखते हैं। जैसे ऐसा आपने कभी देखा है कि किसी ज्वेलर की दुकान पे चप्पलें मिल रही हों? ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या होता है, ज्वेलर की शॉप पे अगर आप जाओगे तो गोल्ड से बनी हुई चीज़ें, चमकने वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ऐसा इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कैटेगरी के अंदर रखें। जो चमकने वाली चीज़ें हैं वो एक अलग शॉप के ऊपर मिलती हैं। जो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे टॉयज़ वगैरह हो गए, वो आपके टॉय शॉप पे मिलते हैं। और मान लो जैसे आपकी आयरन वगैरह की चीज़ें हो गई, जैसे आपका टैप हो गई, टोटी हो गई, टैप्स हो गए, जो आपके घर के वायर्स हो गई, ये सब कहाँ पर मिलते हैं? ये सब हमें मिलते हैं, अगर आप देखोगे तो कोई स्टोर हो गया जहाँ पर हार्डवेयर का सामान मिलता है, वहाँ पर। इसी के साथ हमें कन्वीनियंस भी होती है क्या करने में, इनको स्टडी करने में, मतलब इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ने में भी हमें आसानी होती है कि अगर ये चीज़ सॉफ्ट है तो इस चीज़ के बारे में हम लोग अलग से पढ़ सकते हैं। अगर कोई चीज़ मेटल की बनी हुई है तो उसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ सकते हैं। तो ऐसे हम लोगों को कन्वीनियंस हो जाता है। जैसे आपके स्कूल के अंदर मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, है तो पढ़ाई, लेकिन वो अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि मैथ्स के अंदर आपको कैलकुलेशन करनी है, साइंस के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज़ के अंदर आप हिस्ट्री, पास्ट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम लोग मटेरियल्स को अलग अलग कर देंगे तो उन्हें पढ़ने में भी, उनके बारे में पढ़ने में भी, स्टडी करने में भी आसानी होगी। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है बच्चों यहीं पर ख़त्म होता है और हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। वुड से 5 ऑब्जेक्ट्स, जैसे आपकी टेबल हो गई और क्या हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई जो वुड से बनाई जा सकती हैं। आप इनका आंसर दीजिए। सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनसे आपको चूज़ करना है जो शाइन करते हैं। जैसे स्टील की स्पून हो गई, ये शाइन करती है, तो यहाँ पर आप स्टील की स्पून को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। Remember, an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects। तो यहाँ पर बुक को बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज़ हो सकता है? अरे पेपर का यूज़ होगा। चेयर को बनाने में किस मटेरियल का यूज़ हो सकता है? देखो देखो देखो, वुड का यूज़ हो सकता है। टॉय को बनाने में किस मटेरियल का यूज़ हो सकता है? प्लास्टिक का यूज़ होगा। शूज़ को बनाने में किसका? लेदर का। तो लास्ट हमारा टम्बलर को बनाने में किसका यूज़ होगा? ग्लास का। सिंपल। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट। क्या आप स्टोन के आर पार देख पाते हो? वाइल ग्लास इज ओपेक। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। जो ग्लास होता है वो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है और जो स्टोन होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। नेक्स्ट हमें और भी दिए गए हैं ट्रू फॉल्स, इनको आप लोग खुद से ट्राई करें और इनके आंसर्स मेरे को ज़रूर बताएं। यहाँ पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप बता सकते हैं बच्चों। बहुत ही इजी से क्वेश्चंस हैं, आप 2 मिनट में आंसर कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं चैनल के। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए जिससे वो भी पढ़ सकें।